जय हिंद दोस्तों, आज हम लेके आए 12th बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये दो पार्टों में कराएंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन नौ का बायोडाटा कंप्लीट करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पुष्प में परागकण पुष्प में पर परागण की सबसे अधिक संभावना किस प्रकार के पुष्प में होती है। यानी पर परागण ऐसा परागण जो किसी के माध्यम, यानी परागकण और परागण दो प्रकार के शब्द है। परागण होता है परागण तो होता है माध्यम, यानी कि पुष्प के परागकोश के परागकणों से परागकोश के पराग कणों को जायांग यानी कि स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया कहलाती है परागण। ठीक है, इसमें दिया हुआ है पर परागण, यानी कि किसी, जैसे कि कीट परागण है, वायु परागण है, जल परागण है। ठीक है, उसके बाद उसे क्या कहेंगे, पर परागण, यानी किसी के भी द्वारा, ये क्या कहलाता है, पर परागण। अब उसमें क्वेश्चन पूछा गया, पुष्प में पर परागण की सबसे अधिक संभावना किस प्रकार के पुष्प में होती है। तो सबसे अधिक संभावना होगी आपके, ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्वपरागण, स्वपरागण पुष्प में होंगी। दूसरा ऑप्शन दिया अनुमील पुष्प, तीसरा ऑप्शन दिया उन्मील पुष्प और चौथा ऑप्शन दिया है बंद पुष्प। इसमें आंसर होगा आपका अनुमील पुष्प। क्या होगा, अनुमील पुष्प। यानी कि इसमें पर परागण क्रिया, और पर परागण क्रिया किसके माध्यम से होगी, पर परागण की क्रिया होगी आपकी, जैसे कि कीट के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा। ठीक है, जो पहले चैप्टर में। अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्र जनन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है। यानी कि शुक्र जनन की क्रिया, शुक्र जनन की क्रिया बतानी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एपिडिडमिस, एपिडिडमिस। दूसरा दिया हुआ है शुक्रजनक नलिका, तीसरा दिया हुआ है प्रोस्टेट ग्रंथि और चौथा दिया है सेमिनल वेसिकल। यानी कि शुक्र जनन, यानी कि शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है। तो शुक्राणु जनन की क्रिया आपकी होगी शुक्रजनक कोशिका में। कहाँ होगी, शुक्रजनक कोशिका में। जबकि एपिडेमिस और प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल ये स्पर्म का भंडारण एवं वीर्य या पोषण का वीर्य भंडारण ये करती है एपिडेमिस, प्रोस्टेट ग्रंथि और सेमिनल वेसिकल। तीनों का कार्य ये भंडारण का करती है। क्या करती है, भंडारण करने का। और प्रोस्टेट ग्रंथि का ये कार्य हो रही है, ये चेक पोस्ट का, यानी कि चेक पोस्ट का भी कार्य करती है। किसका, चेक पोस्ट। जैसे कि देखा होगा आपने, बताते हैं टीचर की प्रोस्टेट ग्रंथि जो कि चेक पोस्ट का कार्य करती है, क्योंकि नर में एक ही प्रकार की नलिका होती है, मूत्र और स्पर्म नलिका। जिस प्रकार ये इस प्रकार होती है, ये हो गया आपके वृषण, यहाँ पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है भाई, यहाँ पाई जाती है। तो ये चेक पोस्ट का कार्य करती है। जब मूत्र आता है तो स्पर्म वाले भाग को रोक लेती है, और जब स्पर्म आता है तो मूत्र वाले भाग को रोक लेती है। इसलिए से ये क्या, इसका क्या कार्य होगा, चेक पोस्ट का कार्य होगा। क्या कार्य होगा, चेक पोस्ट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि गर्भनिरोधक स्थायी, यानी कि स्थायी विधि का नाम बताना है। स्थायी विधि, इसमें से पहला ऑप्शन दिया है कंडोम, दूसरा दिया है आईयूडी, तीसरा दिया है वेस्कोटॉमी और चौथा दिया है गोलियां। तो स्थायी बतानी है आपको, स्थायी हो जाएगी इसमें वेस्कोटॉमी। इसका दूसरा नाम होता है नर नसबंदी। क्या होता है, नर नसबंदी। क्या होता है इसका दूसरा नाम, नर नसबंदी। क्या कहते हैं इसे, नर नसबंदी। यानी कि शुक्रजनक नलिका यानी वेस्कोटॉमी, शुक्रजनक नलिकाओं को काटकर दोनों भागों में घुलनशील भाग से काटकर घुलनशील धागे से बांध दिया जाता है। ठीक है, घुलनशील धागे से बांध दिया तो उससे क्या कहते हैं, वेस्कोटॉमी। क्या कहते हैं, वेस्कोटॉमी। और कंडोम, आईयूडी और गोलियां, ये अस्थायी गर्भनिरोधक विधि है। ठीक है, आईयूडी का क्या नाम है, इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस, जो कि टी आकार की होती है। किस प्रकार की होती है, टी आकार की। किस प्रकार की होती है, टी आकार की। टी आकार की होती है, जो कि शल्य चिकित्सक की सहायता से महिला के यौनी छद में प्रवेश शुक्राणुओं को रोकने के लिए लगाई जाती है। और दूसरी होती है, इसमें एक दिया हुआ है गोलियां। गोलियां क्या होती है, गोलियां जो मुख द्वारा ली जाती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के श्रावण को रोकने के लिए। यानी कि और ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी सहेली और एक होती है मलाडी। एक साप्ताहिक होती है और दूसरी 21 दिनों में लगातार ली जाने वाली आर्तव चक्र के दौरान ली जाती है। और कंडोम, यानी कि कंडोम होता है नर अस्थायी गर्भनिरोधक विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में
गोल बीज का रंगीन अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो रंगीन अभिव्यक्ति कौन करता है? प्रभावी लक्षण, यानी कि प्रभावी। क्या करता है? प्रभावी। अगला क्वेश्चन है डीएनए प्रतिकृति से कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है? तो डीएनए यानी कि उसकी जेरॉक्स बनाना, तो इसका कार्य होता है डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए से डीएनए तथा डीएनए से आरएनए का निर्माण करने का कार्य करता है। क्या करता है? पॉलीमरेज एंजाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। क्या हो जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है भाई, ठीक है। उदाहरण है तो समजात अंग, यानी कि वे अंग जिनके कार्य समान होते हैं और संरचना कैसी होती है? अलग अलग। ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे? समजात अंग। तो उसमें पहला ऑप्शन है इसमें चमगादड़ के पंख एवं पक्षी के पंख, दूसरा है मानव के हाथ एवं व्हेल के पंख, तीसरा ऑप्शन है कीट के पंख एवं पक्षी के पंख, चौथा ऑप्शन है मछली का पंख या मानव का पंख। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मानव के हाथ एवं व्हेल के पंख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एड्स का मुख्य रोग कारक। तो एड्स का मुख्य रोग कारक क्या होगा? इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो बैक्टीरिया, दूसरा दिया हुआ है एचआईवी वायरस, तीसरा दिया हुआ है प्रोटोजोआ और पांचवा दिया हुआ है फंगस। फंगस यानी कि उसमें आंसर होगा आपका एचआईवी। क्या होगा आंसर? एचआईवी। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और एड्स क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इनकी दोनों की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, दोनों को बता दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन है बीटी कपास में कौन सा जीन डाला जाता है? तो यानी कि बीटी कपास में कौन सा जीन डाला जाता है? ठीक है भाई, तो इसमें आंसर क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन है बीटी कपास को कौन सा जीन प्रभावित करता है? क्या कौन सा जीन प्रभावित? जीन डाला जाता है जो मक्का छेदक को प्रभावित करता है। तो मक्का छेदक को प्रभावित करने वाले जीन, यानी कि मक्का छेदक को नियंत्रण कौन करता है? तो इसमें आंसर होगा क्राई-एसी। क्या होगा? क्राई-एसी। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में कुल कितने क्षेत्र है? यानी कि बायोडायवर्सिटी पूछी गई। जैव विविधता यानी कि जहां अत्यधिक क्या पाए जाते हैं? अत्यधिक जैव विविधता, यानी कि अत्यधिक जीवों में विविधता पाई जाती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। तो हमारे भारत में कितने हैं? उसमें से तीन है। कौन है? तीन। तीन है, इसमें तीन है। तो तीन कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो जाएगा हिमालय, एक हो जाएगा आपका इंडो बर्मा, एक हो जाएगा आपका पश्चिमी बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल। यानी कि तीन है इसमें। कौन कौन से भाई? तीन। एक हो जाएगा आपका हिमालय, इंडो बर्मा, ठीक है, और पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तीनों के नाम बता दिए। ठीक है भाई, हाँ, और तीनों क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी प्रणाली के ऊर्जा स्थानांतरण की दक्षता कितने प्रतिशत है? यानी कि इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10%, 20%, 30% और 50%। तो इसमें पारिस्थितिकी प्रणाली में ऊर्जा स्थानांतरण की दक्षता कितने पर? यानी कि एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण 10% का होता है। कितने परसेंट हो? 10। इसलिए इसे किस पर ऊर्जा पारिस्थितिकी प्रणाली दशांश नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या होगा? 10%, यानी कि कितना होगा? 10% नियम। अगला क्वेश्चन है पीसीआर तकनीक का उपयोग मुख्य स्रोत में किया जाता है। किसमें किया जाता है? मुख्य स्रोत में किया जाता है, यानी कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? डीएनए। पहला ऑप्शन है इसमें डीएनए की प्रतिकृति के लिए, डीएनए के विशिष्ट डीएनए के अनुक्रम के प्रवर्धन के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। तो इसमें आंसर होगा आपका डीएनए की प्रतिकृति के लिए, डीएनए के विशिष्ट के लिए, डीएनए के विशिष्ट डीएनए के अनुक्रम का प्रवर्धन के लिए, यानी कि इसमें आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है लैक्टेशनल एमिनेरिया यानी स्तनपान अनातर्व का मुख्य कारण क्या है?
तो इसका मुख्य कारण इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो इसमें दिया हुआ है प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूसरा दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तीसरा दिया हुआ है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो इसमें भाई इसमें आंसर होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। स्तनपान अनातर्व क्या होता है? स्तनपान अनातर्व वह प्रक्रिया है जब प्रजनन काल के दौरान यानी प्रजनन क्रिया के समय आर्थव चक्र यानी ऋतुस्राव प्रजनन कर यानी कि प्रजनन के समय आर्थव चक्र का रुक जाना क्या कहलाता है? स्तनपान। तो ये होती है 11 से 12 की उम्र में। कितनी उम्र में? 11 से 12 की। इसमें कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन का क्या होता है? प्रसव पीड़ा के समय गर्भाशय को संकुचनशील करता है। क्या करता है? गर्भाशय को संकुचनशील करने का कार्य किसका है? ऑक्सीटोसिन का। और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या है? मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करने वाले हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग ऑटो इम्यून रोग है? तो इसमें अगला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड। तो इसका आंसर होगा रोमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या होगा? रोमेटॉइड, जो कि मलेरिया, हैजा और टाइफाइड ये कैसे रोग है? संक्रामक रोग है। कैसे रोग है? संक्रामक। कैसे रोग है भाई? संक्रामक रोग है। कैसे है ये? संक्रामक। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? वेक्टर, यानी वांछित जीन होता है, जैसे कि ये जीन है और ये एक स्वस्थ व्यक्ति है और ये मधुमेह रोगी व्यक्ति है। ठीक है, इसके हम इस वाले भाग को निकालेंगे, यानी कि वांछित भाग को निकालेंगे, वांछित जीन को निकालेंगे और किसकी सहायता से रोगी व्यक्ति में प्रवेश कराएंगे, तो उससे क्या बोलते हैं? वेक्टर। क्या बोलते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी किसका रूप किया जाता है? वेक्टर का उपयोग। किसका उपयोग किया जाता है? वेक्टर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत सूर्य, पौधे, जंतु, अपघटक। अपघटक तो बिल्कुल खत्म है इसमें, यानी कि ये तो होगा ही नहीं। इसका आंसर होगा आपका सूर्य। यानी पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, यानी कि पादप को कहां से प्रकाश संश्लेषण या भोजन के निर्माण की प्रक्रिया कहां से करते हैं? सूर्य। तो पृथ्वी पर मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा आपका? सूर्य। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैव सूचक प्रदूषण के संकेत देता है? यानी जैव सूचक पहला हो जाएगा लाइकेन, केचुआ, मोर, मेढक। केचुआ क्या है? किसान का मित्र है। मेढक उभयचर जीव है और मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, और इसमें ये तो होंगे ही नहीं। तो निम्न में से कौन सा जैव सूचक प्रदूषण, यानी कि उसमें से कौन सा बचा? लाइकेन। तो लाइकेन क्या हो जाएगा? जैव सूचक। अगला क्वेश्चन है मानव में XXY क्रोमोसोम संयोजन किस रोग में से संबंधित है? तो किस रोग से संबंधित है? यह क्लाइन, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइन फेंटर सिंड्रोम, क्राई डू चैट। तो ये संबंधित होगा क्लाइन फेंटर सिंड्रोम। ये है पुरुष प्रभावित रोग है, पुरुष प्रभावित रोग है। ठीक है भाई, और पुरुष प्रभावित रोग है और इसमें एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है? अतिरिक्त हो जाती है। यानी कि इसमें एक्स गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? अतिरिक्त। क्या हो जाते हैं? अतिरिक्त। और डाउन सिंड्रोम में, यानी कि ये कैसा रोग है? डाउन सिंड्रोम यानी कि तीनों ही कैसे आनुवांशिक रोग है। कैसे? आनुवांशिक रोग है। क्या है भाई? आनुवांशिक रोग है। तीनों ही आनुवांशिक रोग है। क्लाइनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है? ट्राइसोमी। 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है? ट्राइसोमी। यानी ये गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी हो जाती है। इसमें क्या होता है? महिला में एक्स गुणसूत्र की 2x गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। 2x गुणसूत्र प्रभावित होते हैं डाउन सिंड्रोम में। क्या होते हैं? 2x गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। ये किसमें होता है? महिलाओं में। किसमें होता है? महिलाओं में। इसमें होता है महिलाओं में। अगला क्वेश्चन है अपघटन प्रक्रिया का अंतिम चरण। अपघटन प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्रिया का अंतिम चरण है। पहले दिया हुआ है खनिजीकरण, फिर अपघटन, फिर दिया उमेश का निर्माण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसमें से नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो इसका चरण है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है चरण इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर हो गया खनिजीकरण। क्या हो जाएगा? खनिजीकरण। क्या हो जाएगा? खनिजीकरण। यानी कि इसके 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? इसके 4 पार्ट होते हैं। एक होता है अपघटन,
पहला होता है विखंडन, दूसरा होता है अपघटन, तीसरा होता है ह्यूमिनिफिकेशन, ह्यूमिनिफिकेशन, और चौथा होता है आपका खनिजीकरण, यानी कि अंतिम चरण क्या होता है, खनिजीकरण। ठीक है भाई, तो आप इसमें क्वेश्चन पूछा गया था इसका अंतिम चरण क्या है, अपघटन प्रक्रिया का अंतिम चरण, अपघटन प्रक्रिया अंतिम चरण होगा खनिजीकरण। यानी कि इसमें ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन था, आउट ऑफ क्वेश्चन के आउट ऑफ ऑप्शन था। ठीक है, खनिजीकरण, अपघटन और ह्यूमिफिकेशन। खनिजीकरण अंतिम चरण है, अपघटन दूसरा चरण है, ह्यूमिफिकेशन तीसरा चरण है, और पहला चरण हो जाएगा आपका विखंडन। ये तीनों चरणों को पूछ सकते, चारों चरणों में से पूछ सकता, मैंने चारों चरण बता दिए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है खाली जगह, यानी कि 1 से 10 तक आपके खाली जगह रखा गया है, पेपर के अनुसार टेस्ट सीरीज बनाई गई है आपकी। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है, पुष्प खाली जगह परागण रोकने के लिए बंद रहते हैं। तो पुष्प किस प्रकार के परागण को रोकने के लिए बंद रहते हैं, पर परागण क्रिया। किसकी क्रिया को, पर परागण की क्रिया, पर परागण की क्रिया को रोकने के। पहले भी बताया था मैंने कि परागण और परागकण, परागकण ये तो पराग कोश में उपस्थित होते हैं। ये कहाँ उपस्थित होते हैं, परागकोश। और परागण होता है माध्यम, क्या होता है, माध्यम। यानी कि पराग कणों को उनके सर के, यानी पराग कोश से जायांग के वर्तिकाग्र वाले भाग तक पराग कणों को पहुंचाने का माध्यम क्या कहलाता है, परागण। क्या कहलाता है, माध्यम। यानी कि बीज की जो क्रिया है ये क्या कहलाएगा, माध्यम। माध्यम यानी कि परागकण, परागण और परागकण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में गर्भावस्था की अवधि लगभग कितनी होती है, 280 दिन या 9 माह। कितनी होती है, 280 दिन या 9 माह। मेंडल के नियमों में नियम अलगाव का नियम कहलाता है, युग्मक शुद्धता का नियम क्या कहलाता है, अलगाव का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम क्या कहलाता है, अलगाव का नियम। ठीक है भाई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए का मुख्य उपयोग क्या होता है, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए का मुख्य उपयोग होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए की पुनरावृत्ति, यानी कि पुनरावृत्ति डीएनए, पुनरावृत्ति डीएनए। प्लाज्मिड को वेक्टर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है प्लाज्मिड को वेक्टर, प्लाज्मिड को वेक्टर किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, क्लोनिंग को, प्लाज्मिड को क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोनिंग वेक्टर। अगला है जैव विविधता संरक्षण विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि जैव विविधता संरक्षण दो प्रकार की संरक्षण विधि होती है, एक तो स्वस्थानीय संरक्षण, एक होती है बहिस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में आपके आते हैं राष्ट्रीय उद्यान, क्या आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। यानी स्वस्थानीय संरक्षण क्या होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जीवों के लिए बनाए जाते हैं, और बाह्य स्थानीय प्राकृतिक रूप से, जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या आएंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, केवलादेव अभ्यारण्य, किसमें आएगा, वही स्थानीय अभ्यारण्य, किसमें आएगा, केवलादेव आएगा इसमें। क्योंकि आपने देखा होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है भरतपुर में। भरतपुर में यहाँ के आते हैं साइबेरियन सारस, क्या आते हैं, साइबेरियन सारस आते हैं। ठीक है, और उनकी क्या मानी जाती है, ये प्रजनन स्थली, क्या मानी जाती है, प्रजनन स्थली, क्या मानी जाती है, प्रजनन स्थली। तो इसमें जैव विविधता का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण, किसकी विधि द्वारा, स्वस्थानीय संरक्षण विधि द्वारा, क्या द्वारा,
स्वस्थानीय संरक्षण विधि द्वारा। परितंत्र में उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं परितंत्र में उत्पादक, क्या कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, अपघटक उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं उत्पादक, उत्पादक बताना है आपको, यानी कि प्रोडक्टिव इकोलॉजी में उत्पादक क्या होते हैं, मैंने बताया था पारितंत्र कितने भागों में बटा हुआ है, ये आपके भाग हो जाते हैं तीन, एक तो हो जाएगा इसका उत्पादक, उत्पादक, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता, और उपभोक्ता के बाद है आपका अपघटक, क्या है अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उपभोक्ता के कितने पार्ट होते हैं, उपभोक्ता के आपके पार्ट होते हैं, उपभोक्ता के आपके पार्ट होते तीन, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता कितने होते हैं तीन, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और आपका हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में तो आपके आते हैं शाकाहारी जीव, शाकाहारी, शाकाहारी जीव, कौन से जीव आएंगे शाकाहारी जीव। और द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं आपके मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव, कौन से जीव आएंगे मांसाहारी। और तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं आपके सर्वाहारी जीव, कौन से जीव आएंगे सर्वाहारी जीव, यानी शाकाहारी कौन से होंगे, जैसे गाय, बकरी, और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी यानी कि कौन से आ जाएंगे मांसाहारी में शेर, और सर्वाहारी में क्या आ जाएगा मनुष्य, मोर, कुत्ता, ठीक है। और इसके बाद आता है अपघटक। अपघटक क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता, उपभोक्ता एवं उत्पादक पर, उत्पादक के मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर होता है, उस घटक को क्या कहते हैं अपघटक, क्या कहते हैं अपघटक, ठीक है भाई, क्या कहते हैं अपघटक। अब इसमें हमें बताना है, इसमें हमें बताना है पारितंत्र में उत्पादक, और उत्पादक कौन होंगे, जो अपना भोजन किससे प्रकार निर्माण करेंगे, स्वयं बनाएंगे, यानी कि सभी पौधे उत्पादक कहलाएंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा स्वयंपोषी, क्या होंगे स्वयंपोषी होंगे भैया, क्या होगा इसका आंसर स्वयंपोषी। अब खाली जगह अपघटक सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं, यानी अपघटक किस सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं, तो अपघटक किस सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं, यानी कि अपघटक अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा, किसके द्वारा अपघटन, किसके द्वारा अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा। मानव में प्रतिरक्षा जन्मजात होती है, प्रति मानव में कौन सी प्रतिरक्षा जन्मजात होती है, यानी कि सहज प्रतिरक्षा, कौन सी सहज प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन है मानव में खाली जगह रोग, क्या रोग का कारण कवक होते हैं, तो कौन सा रोग मानव में कवक फैलाते हैं, तो यानी दाद, देखा होगा दाद में आपकी छोटी छोटी बिंदी नुमा संरचना बन जाती है, उस संरचना को क्या कहते हैं दाद या खुजली, क्या कहते हैं दाद या खुजली। अब आपके एक एक नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है, तो इसमें आपका आंसर होगा पुष्प का अंडाशय वाला भाग क्या बनाता है बीज, यानी कि अंडाशय वाला, अंडाशय वाला भाग क्या बनाता है बीज, परंतु क्या बनाता है बीज, क्या कहलाएगा भाई बीज, अब उसमें बीज बनाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन दो प्रकार से आता है, अंडा निषेचन के बाद अंडा से क्या बनाता है फल, और बीजांड क्या बनाता है बीज, तो ठीक है। तो ये कौन सी घटना हो गई अंडा निषेचन के पहले, ठीक है, अंडा से वाला भाग बीज बनाता है, यानी निषेचन के बाद, निषेचन के पश्चात, के बाद या निषेचन के पश्चात अंडाशय वाला भाग, वाला भाग, अंडाशय वाला भाग फल तथा बीजांड वाला भाग, बीजांड वाला भाग बीज बनाता है, क्या बनाता है बीज बनाता है।
ठीक है भाई, क्या बनाता है, बीज। अगला क्वेश्चन है, एमिनोरिया क्या है। एमिनोरिया एक चिकित्साई घटना है जो कि ऋतुस्राव के टाइम चिकित्सा स्थिति है, यानी कि जब प्रजनन टाइम होता है, प्रजनन टाइम कितना होता है, 11 से 12, यानी कि आर्थव चक्र की अवस्था। तो फिर जब क्या होता है, अंडोत्सर्गी क्रिया होती है, एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, रिलैक्सेशन, यानी एंडोमेट्रियम ब्लड के रूप में बाहर आती है, तो उसका परमानेंटली रुक जाना क्या कहलाता है, एमिनोरिया। यानी कि ऋतुस्राव ऋतुस्राव के दौरान यह एक चिकित्सीय चिकित्सकीय चिकित्सकीय चिकित्सीय स्थिति है जो जो प्रजनन के दौरान ऋतुस्राव का अनुपस्थित या रुक जाना, ऋतुस्राव का रुक जाना रुक जाना क्या कहलाता है, एमिनोरिया। क्या कहलाएगा, एमिनोरिया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन क्या है, उदाहरण दीजिए। यानी कि उत्परिवर्तन एक ऐसी घटना है, यानी कि ये क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ से क्या आता है, एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में परिवर्तनों का आना क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन के इसमें उदाहरण भी पूछे, उत्परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे आपके आनुवांशिक उत्परिवर्तन और रासायनिक उत्परिवर्तन। यानी कि उत्परिवर्तन ऐसी आनुवांशिक ऐसी घटना जिसके अंतर्गत जनक पीढ़ी से संतान पीढ़ी में डीएनए की सहायता से, संतान पीढ़ी में जनक पीढ़ी से संतान पीढ़ी में डीएनए की सहायता से, यानी अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, डीएनए की सहायता से आए परिवर्तन, यानी सहायता से होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें उदाहरण पूछेंगे, तो इसमें उदाहरण हो जाएंगे, एक तो आनुवांशिक उत्परिवर्तन, एक तो हो जाएगा आनुवांशिक उत्परिवर्तन, क्या हो जाएगा, आनुवांशिक उत्परिवर्तन, एक हो जाएगा रासायनिक उत्परिवर्तन, यानी रासायनिक उत्परिवर्तन रासायनिक उत्परिवर्तन। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। यानी कि आपको पूछा गया था उत्परिवर्तन क्या है और उत्परिवर्तन के उदाहरण, यानी कि ऐसी घटना जिसके अंतर्गत जनक पीढ़ी यानी कि माता पिताओं से संतान पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा, डीएनए के द्वारा, उनमें आए परिवर्तन, तो क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कि उत्परिवर्तन के दो उदाहरण हो जाएंगे, एक तो आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाएगा, एक आपका रासायनिक उत्परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन है, दो लिंग गुणसूत्री रोगों के नाम लिखिए। यानी इसमें गुणसूत्री रोग हो जाएंगे आपका, एक तो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, एक हो जाएगा आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है भाई, दोनों के नाम लिखने थे, दोनों के माल्ट। अगला क्वेश्चन है, माल्ट कहाँ स्थित होते हैं। माल्ट यानी कि ये आपके जैसे कि आपका होगा श्वसन, जनन, हाँ, के म्यूकस यानी कि झिल्ली वाले भाग में स्थित है, यानी कि म्यूकस वाले भाग में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, भाग में स्थित होते हैं। ठीक है भाई, कहाँ होते हैं, इसके भाग में स्थित होते हैं। हाँ, इसमें माल्ट की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो माल्ट यानी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, और ये यानी कि कहाँ पाई जाती है, जनन, श्वसन, और एक होता है आपका जठरांत, जठरांत की
श्लेष्मा झिल्ली के बीच में स्थित होती है, या फिर म्यूकस वाले भाग में, श्लेष्मा झिल्ली के बीच में स्थित होती है। कहाँ होती है? बीच में स्थित होती है। ठीक है भाई। और इसमें आप अगर क्वेश्चन पूछ लिए कि माल्ट का पूरा नाम था म्यूकोसा सोइटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। क्वेश्चन है मृदा में मुक्त नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले दो जीवाणु के नाम। जैसे कि मटर में होता है ना, राइजोपोस मटर की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ऐसे ही आपको दो जीवाणु के नाम रखने हैं, एक तो आपका राइजोपोस हो जाएगा, एक राइजोबैक्टर हो जाएगा, एक क्लोस्ट्रिडियम हो जाएगा। क्लोस्ट्रिडियम यानी कि इसमें दो पूछे, हम दो ही लिखेंगे। ठीक है भाई, यानी एजोबैक्टर, एजोबैक्टर, दूसरा हो जाएगा क्लोस्ट्रिडियम, डीएम, क्लोस्ट्रिडियम। ठीक है, दोनों ही पूछे गए, दोनों ही हमने बता दिए। ठीक है, यानी कि जैसे कि मटर है, मटर में क्या पाया जाता है? राइजोपस। कौन सा पाया जाता है? जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसमें दो पूछे गए। ठीक है भाई, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि अगला क्वेश्चन है आपका जीन थेरेपी क्या? जीन थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जो बच्चे एवं भ्रूण में जीन यानी कि जीनों के सुधार के लिए उपयोग में लिया जाता है, यानी जीनों के दोषों के सुधार के लिए किया जाता है। उस तकनीक का, इस तकनीक को क्या कहते हैं? जीन थेरेपी। देखें देखें, ऐसी तकनीक जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत ऐसी तकनीक जिसके अंतर्गत बच्चे जिसके अंतर्गत बच्चे एवं भ्रूण जिसके अंतर्गत ऐसी तकनीक जिसके अंदर बच्चे एवं भ्रूण के जीन के सुधार में जीन के सुधार में जीन के सुधार में सुधार के लिए जीन के सुधार के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है का उपयोग किया जाता है उपयोग किया जाता है उपयोग किया जाता है उस तकनीक को जीन थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जीन थेरेपी। यानी कि बच्चे में या भ्रूण के जीन को सुधार के लिए, यानी जीन के दोषों के सुधार के लिए जीन के दोषों को सुधार के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उस तकनीक को हम क्या कहते हैं? जीन थेरेपी। क्या कहते हैं भाई? जीन थेरेपी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? एलिसा परीक्षण एंटीजन एंटीबॉडी के बीच विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी के बीच विशिष्ट सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। क्या है भाई? आधारित है। यानी कि एलिसा परीक्षण किस पर आधारित है? एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी बॉडी के बीच स्थित विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? आधारित। ठीक है भाई, ठीक है भाई। एलिजा परीक्षण किस पर आधारित है? एलिजा परीक्षण एंटीजन की एंटीबॉडी के बीच स्थित विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छद्मावरण क्या है? यानी कि छद्मावरण क्या है? छद्मावरण एक रक्षात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिकारी जीव अपनी रक्षा शिकारी जीव से बचने के लिए करता है। यानी कि जैसे कि आपने देखा हो गिरगिट गिरगिट या फिर मेढक मेढक में क्या पाया? शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता का गुण पाया जाता है। ठीक है, देखें तो छद्मा छद्मावरण एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है प्रक्रिया है जिसके जिससे
जिससे जीव अपनी रक्षा रक्षात्मक या सुरक्षात्मक चाहिए अपनी रक्षा शिकारी जीव से करता है। इस प्रकार के गुण को इस प्रकार के गुण को छद्मावरण कहते हैं। गुण को छद्मावरण कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट में या फिर मेंढक में देखा होगा, मेंढक में क्या पाया था, ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता। ग्रीष्म निष्क्रियता और किसका गुण पाया था, शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता का गुण पाया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण परजीविता क्या है। भ्रूण परजीविता एक पूछा जाता है, भ्रूण परजीविता एक पूछी जाती है, परजीविता एक पूछी जाती है, अंड परजीविता। भ्रूण परजीविता क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पक्षी दूसरे के घोंसले में अपने अंडे छोड़कर उड़ जाता, दूसरे पक्षी द्वारा उनका क्या किया था, पालन पोषण। इस प्रकार की परजीविता को भ्रूण परजीविता कहते हैं या अंड परजीविता कहते हैं। देखे भाई, ऐसी परिजीविता जिसमें एक पक्षी द्वारा दूसरे पक्षी के घोंसले में अंडे देता है और उन अंडों को छोड़कर उस घोंसले में से चला जाता है, उस घोंसले में से चला जाता है और उन अंडों का अंडों का पालन पोषण दूसरे पक्षी द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की परजीविता को क्या कहते हैं, भ्रूण परजीविता या अंड परजीविता। क्या कहते हैं भाई, भ्रूण परजीविता या अंड परजीविता। ठीक है भाई, ठीक है भाई।